नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। कोरोना की जो गंभीरता है, जो चुनौती है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज पूरे देश में 14,000 का आंकड़ा पार हो गया जो कोरोना पॉजिटिव का है। वहीं ये आंकड़ा धीरे धीरे 500 मौतों की तरफ बढ़ रहा है। अब तक आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक 488 लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनका आंकड़ा 850 के पार चला गया है। यानी कुल मिलाकर स्थिति धीरे धीरे चुनौतीपूर्ण बन रही है। कल जब गृह मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने और आईसीएमआर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें यह कहा था कि अच्छी बात यह है, एक पॉजिटिव संकेत यह है कि इन मामलों में 40% की कमी आई है। अब वो 40% की कमी इन आंकड़ों में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी वो अब तक पता नहीं है। उम्मीद है कि आगे इस पर कोई जानकारी रखी जाए। पिछले 24 घंटों में हम देखें तो 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सबके बीच देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में तैयारियां अब ये हो रही हैं कि 20 तारीख से शर्तों के साथ उद्योग धंधों को खोला जाए, सरकारी दफ्तरों को खोला जाए और उसमें बेहद एहतियात बरता जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने आखिरी राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहा था कि जान भी और जहान भी। लिहाजा अब थोड़ा सा जो जोर है, थोड़ी सी जो चिंता है या प्राथमिकता है, वो कोरोना के साथ साथ जहान पर, देश के उद्योग धंधों पर, देश के कामकाज पर, देश की अर्थव्यवस्था पर भी देने की बात हो रही है। अच्छी बात यह है कि जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि 80% लोग इससे ठीक भी हो रहे हैं। ये बात, ये आंकड़ा एक हौसले को बढ़ाने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर ये चुनौती अभी भी बड़ी है और हम सबके सामने बनी हुई है। इस सब के बीच तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ खबरें इस तरह की हैं जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कई जगह लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम अगर दुनिया के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो दुनिया भर में जो कोरोना का कहर है वो देखा जा रहा है और पूरी दुनिया में जो मरीजों की संख्या है पूरी दुनिया में वो 22,61,000 के पार चली गई है पूरी दुनिया में। और दुनिया भर में अब तक 1,54,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आप अंदाजा लगाइए कितनी भयावह स्थिति है। दुनिया भर में कोरोना के 5,70,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 14,378 के पार चली गई है और इस संक्रमण से 488 लोगों की मौत हुई है, जो कि हमने जानकारी दी। तो आज हमारे पैनल में बहुत सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम हर तथ्य और हर पक्ष से आज जानकारी लेने की, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि हम लॉकडाउन 2 के पीरियड में हैं इस वक्त। पिछले 21 दिन यानी लॉकडाउन 1 के जो 21 दिन देश ने गुजारे, उसमें हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को कितना बेहतर किया है और अब लॉकडाउन की एहतियात के साथ साथ हमारी जो तैयारी है वो किस स्तर पर खड़ी है। हमने लगातार अपने टेस्ट की संख्या बढ़ाई है। जो नई टेस्ट किट हैं उनको हमने मंगाया है। नई पद्धति से टेस्ट होने लगे हैं, हो रहे हैं, उनके भी नंबर्स हमारे सामने हैं। इसके अलावा प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो किस तरह की हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के आगे जो अब कदम उठाए जा रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और दूसरे इलाकों में, जहां 20 तारीख के बाद सिलेक्टिव उद्योग धंधों को, जो उत्पादन से जुड़े हुए हैं 11 उद्योग धंधे, उन्हें एहतियात के तौर पर खोलने की बात कही जा रही है। इसे कैसे देखा जाए, इसकी क्या तैयारी है, क्या जब ये खुलेगा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहा गया कि 20 तारीख से जो कोर्ट्स हैं वो भी खोले जाएंगे, वहां एहतियात बरता जाएगा। तो इससे स्थिति संभलेगी इस एहतियात से या फिर और चुनौतीपूर्ण होगी? आज हम इस सारी सिचुएशन पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज 2 सम्मानित डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश गर्ग, एडिशनल प्रोफेसर एम्स, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा, रेस्पिरेटरी विशेषज्ञ, जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का, आप दोनों रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता
नेता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता विनीत शुक्ला अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। विनीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, हम आपका रुख करेंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि एक मेडिकल राय, मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय, ये जो पूरा सिनेरियो अब चल रहा है इस पर आ जाए। हम सबसे पहले डॉक्टर राकेश गर्ग को जोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर गर्ग, बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। आप एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए हैं। एम्स ने पिछले दिनों काफी तैयारियां की हैं, हमें जानकारी मिली, लेकिन अब इस 21 दिन के लॉकडाउन के बाद, जबकि लॉकडाउन 2 का पीरियड चल रहा है, हम मेडिकल तैयारियों के स्तर पर डॉक्टर गर्ग कहां खड़े हैं? क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है और दुनिया के बहुत सारे देशों में यह हुआ है कि लॉकडाउन तो देशों ने किया है, लेकिन अल्टीमेटली आपको मेडिकल क्षेत्र में ही इंतजामात करने पड़े हैं उस बीमारी से निपटने के लिए। मेडिकली ही आप चीजों को ट्रीट कर सकते हैं इस महामारी में भी। तो हमने पिछले 21 दिनों में डॉक्टर गर्ग अपनी तैयारियों को मेडिकल नजरिए से कितना बेहतर किया है? अगर कोई आंकड़ा आपके पास हो तो प्लीज प्राइम न्यूज के दर्शकों से आप शेयर करें, प्लीज बताएं। राजीव जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर जहाँ तक हम बात करते हैं कि मेडिकल साइंस के अंदर किस तरह की प्रिपरेशन चाहिए, एक क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ देना चाहूंगा कि ये जो हमारे पास कोविड वायरस की जो डिजीज है, इसका हमारे पास एक डेफिनेटिव क्योर नहीं है जी। जो हम इसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो एक सपोर्टिव मैनेजमेंट रहता है हमारा, और उसमें से जो कुछ प्रोपोर्शन पेशेंट के सिक हो जाते हैं उनको हम उस टाइम सपोर्ट देते हैं ऑक्सीजन से, वेंटिलेटर से जी। अब एक खास बात यहाँ देखने को हमें मिली कि हमारे इंडिया में जो केसेस अभी मिल रहे हैं वो इस तादाद के हैं कि उसमें बहुत ज्यादा सीवियरिटी वाले पेशेंट्स हमारे पास अभी नहीं है। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी प्रिपरेशंस हैं वो प्रिपरेशंस डिपेंड करेगी कि किस तरह से जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो किस तरह से हम उसको फॉलो करते हैं जी। आपने देखा होगा कि दूसरे देशों को देखें और अपने देश में भी देखें, जो हमारे पास पेशेंट्स का जो ग्राफ आया है इस तीव्रता से आया है वो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी पे बेस रहा है। तो ये जो लॉकडाउन का समय है इस पे हम देख रहे हैं कि केसेस थोड़े से कम जरूर हुए हैं, और अगर लॉकडाउन अच्छे से चलता रहेगा तो कम केसेस आएंगे, तो हम मेडिकल साइंस में जितने नंबर ऑफ केसेस हमें मिलेंगे वो हम मैनेज कर पाएंगे। अगर हम लॉकडाउन के बेसिक प्रिंसिपल्स, कहने का मतलब कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उस स्थिति में जैसे बाकी कुछ देशों में हुआ कि जो रिसोर्सेस हैं वो एक्सीड कर जाते हैं पेशेंट्स के मुकाबले, तो उस कंडीशन में हम उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। बस स्थिति यह है कि अभी हमारे यहाँ टाइमली लॉकडाउन शुरू हुआ, प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। कम्युनिटी का सपोर्ट अगर हमें मिलता रहेगा तो इसको हम रिसोर्सेज को बैलेंस कर पाएंगे, जैसे कि हमारे जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। तो काफी रीअश्योरिंग है अभी का स्टेटस है। हमें लगता है कि इसको हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे आने वाले समय में भी जी। डॉक्टर गर्ग, देखिए कल का जो आंकड़ा ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री का था, जाहिर है आपकी भी निगाह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जरूर रहती होगी, एक सीनियर डॉक्टर, एक एक्सपर्ट होने के नाते। कल ये बताया गया, हमने कल भी इस बात को समझने की कोशिश की कि 40% जो है वो कमी आई है। अब जो सामान्य नजरिया है चीजों को देखने का वो ये है कि जब 25 तारीख को हमने लॉकडाउन किया था तो देश में 500 के आसपास केसेस थे, आज 14,000 से ज्यादा केसेस हैं। तो ये जो कमी बताई जा रही है डॉक्टर गर्ग, इसे हम किस तरीके से समझें, सरल भाषा में अगर आप बता सकें प्राइम न्यूज के दर्शकों को तो। देखिए, सरल भाषा में हम जो बात करते हैं, जैसे हम कोरोना के पेशेंट देखते हैं, हम देखते हैं कि दिन में कितना इनका डबलिंग टाइम रहा। अच्छा, और उसका प्रोपोर्शनेट देखते हैं कि कितने मरीज हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे थे, उस ड्यूरेशन में कितना फास्टली वो डबल हुए हैं। तो हम मायने चलते हैं कि 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में जितना डबलिंग टाइम हमारा प्रोलॉन्ग होता जाएगा उतना हम ये कह सकते हैं कि जो पेशेंट्स नए आ रहे हैं वो उस तादाद में नहीं आ रहे हैं। जो हमारी प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है वो कारगर काम कर रही है, एक तो ये पॉइंट रहेगा जी। दूसरा ये है कि जैसे जैसे हमारी स्क्रीनिंग की जो फैसिलिटीज हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ पेशेंट्स आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं वो ज्यादा तादाद में कर पा रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छे से चल रहा है। सारे मरीज जो जिनको भी कॉन्टैक्ट में आए वो जो सर्वेलेंस सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है कि सारे के सारे उसके अंदर आ रहे हैं। अच्छा। तो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिससे हम कह सकते हैं कि अभी जो नंबर ऑफ पेशेंट्स नए एडमिट, नए आइडेंटिफाई
हो रहे हैं उनकी तादाद, उनकी जो डबलिंग टाइम है, अगर वो आइसोलेशन और ये लॉकडाउन नहीं करते तो वो ज्यादा होते, उसकी प्रपोर्शन में अभी नंबर ऑफ केसेस काफी कम है। एंड दिस इज राजू जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी सर, बिल्कुल आ रहे हैं डॉक्टर अंकित, बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं। एक सवाल मेरे जहन में डॉक्टर गर्ग के लिए था, चूंकि वो एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए हैं, हम वो सवाल करके डॉक्टर अंकित तुरंत आपका हम रुख करेंगे। डॉक्टर गर्ग, हम ये जानना चाहते हैं, चूंकि एम्स एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है देश का, हमें ये बताइए कि कोविड हॉस्पिटल्स को लेकर जो तैयारी देश में है, जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, क्या वो संतोषजनक है आपकी निगाह में? नंबर 1। नंबर 2, आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री रोज टेस्ट का भी एक आंकड़ा रखता है। 2 लाख से ज्यादा टेस्ट अब हम कर रहे हैं। बार बार यह कहा जा रहा है कि टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जितने हम टेस्ट बढ़ाएंगे हमें उतना ही पता चल पाएगा, इस लॉकडाउन के बावजूद या लॉकडाउन के बाद भी। आपको लगता है कि टेस्ट का ये जो नंबर है, जो आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री बता रहा है, ये अब सेटिस्फैक्टरी है? हम दुनिया के मुकाबले कहीं पीछे नहीं है, उतने टेस्ट कर रहे हैं जितने जरूरी हैं? जहां तक सुविधा का सवाल है, जितने अभी हमारे पास पेशेंट है और जिस तादाद से पेशेंट है, उसकी फैसिलिटीज और उसका प्रिपरेशन सफिशिएंटली अभी उपलब्ध है। तो उसमें हमें अभी ऐसा कोई चिंताजनक बात नहीं है कि हम मेडिकल फैसिलिटी उन लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अभी जहां तक मेरी नॉलेज में है, फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द फुली सेटिस्फैक्टरी लेवल। जहां तक इनकी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का सवाल है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है कि जहां जहां कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग लगे, जिनको सिम्टम्स रहे, उनको हमें एक्सपेंड तो करना ही है, जो कि अभी किया जा रहा है। और आईसीएमआर काफी अच्छे से वो प्लानिंग और जो उनका प्रोसेस रहता है बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है उनको। और जितना हम टेस्टिंग करेंगे हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो फर्दर उनका जो ट्रांसमिशन है वो कम हो पाएगा और हम इस कोविड को रोक पाएंगे। ठीक है। तो अगर हम सारी स्थिति को देखें, तो हमारा जो प्रिवेंशन और जो स्ट्रेटेजी चल रहा है इसके अंदर, अच्छा है compared to the other countries, and I think this is very reassuring. डॉक्टर गर्ग, प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम डॉक्टर अंकित से कुछ सवाल लेना चाहते हैं, फिर सुरेंद्र जी और विनीत शुक्ला जी के पास हम जाना चाहते हैं। डॉक्टर अंकित सिन्हा, हम लोग लगातार जुड़े रहे हैं, बीच बीच में बात करते रहे हैं। एक तो अब तक जो ओवरव्यू है 14,000 के पार, 14,378 पर यह आधिकारिक सरकारी आंकड़ा है। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या है 488 की डेथ यानी मृत्यु हो चुकी है। स्लाइटली नंबर्स कम हो रहे हैं, डॉक्टर गर्ग अभी बता रहे थे, कल भी आईसीएमआर ने बताया। तो अब तक जो लॉकडाउन 2 का आज तीसरा चौथा दिन है, उस पर जो आपका ओवरव्यू है वो बताइए। और हमें यह भी बताइए कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये खतरा टल नहीं गया है तो कम से कम रुक तो गया है? क्या ये कहने की स्थिति में हम हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रदेशों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में 20 तारीख से शर्तों के साथ कुछ उद्योगों को जो उत्पादन से जुड़े हैं उनको खोलने की अनुमति दी जा रही है। तो क्या इसी असेसमेंट पर दी जा रही है कि साहब खतरे को हमने टाला नहीं है, लेकिन कंट्रोल कर लिया है, रोक लिया है, अब हम वो एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं जो हमने लॉकडाउन में बंद कर दी थी? नमस्कार राजीव जी, मैं आपको सबसे पहले वो चीज बताना चाहता हूँ, जैसे आपने गर्ग सर से आपने पूछा था और बता रहे थे कि अगर डबलिंग टाइम पे ध्यान दें, मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ। प्लीज बोलिए। अगर डबलिंग टाइम पे हम कर रहे थे तो मार्च 23 को जो था हमारा डबलिंग टाइम जो था, हमने उसको बढ़ा के, अगर केसेस के हिसाब से, जब केसेस कितने दिन में डबल हो रहे हैं, डबलिंग टाइम ये होती है। मार्च 23 को जो हमने डबलिंग टाइम को 3 दिन से 5 दिन किया था हमने जी। शायद वो जो हमने ट्रेवल बैन किया था और हमने शटडाउन ऑफ स्कूल किए थे, उसकी वजह से मार्च 23 का जो डाटा है उसके हिसाब से डबलिंग टाइम 3 से 5 दिन हो गया जी। मार्च 29 को हमने इसको 5 से 4 दिन करना पड़ा, क्योंकि शायद जो ये निजामुद्दीन वाला हादसा हुआ था उससे हमने डबलिंग टाइम को घटा के 5 से 4 दिन कर दिया गया। ठीक है। अप्रैल 6 को जो है हमने फिर से डबलिंग टाइम कम किया है 4 से 6 दिन। अच्छा। और जो कल का डाटा है वो अब जो है 6 से अब हो गया 7 से 10 दिन हो गया है। तो बेसिकली जो ये 40% की कमी बताई जा रही है वो यही था कि जो पहले 6 दिन था डबलिंग टाइम, अब वो
8 से 10 दिन हो गया है। अच्छा। तो बेसिकली ये 40% कमी इस वजह से बताई जा रही है जी। कि ये जो डबलिंग टाइम केसेस के हो रहे थे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, तो जो ये जैसे जैसे डबल हो रहे हैं उसका जो समय के हिसाब से देखा गया था तो ये डबलिंग टाइम कम हुआ है जी। और अगर हम ये लॉकडाउन नहीं करते, अगर मान के चलिए अगर हमने ये लॉकडाउन नहीं किया होता और उसी क्रम से अगर केसेस बढ़ रहे होते तो आज के समय में ये जो टोटल केसेस होते हमारे पास लगभग 1,68,000 के करीब में होते। ठीक है। मतलब आज से अभी से 1,011 मतलब 1100 गुना ज्यादा होते केसेस। ठीक। तो आप लॉकडाउन का इफेक्ट देख सकते हैं और ये डबलिंग टाइम का प्रभाव देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात सर आपने बताई। अब हम आगे इससे आगे कि क्या ये इतना कंट्रोल में आ गया है, ये जो डबलिंग टाइम के जरिए आपने जो एक असेसमेंट रखा कि अब हम अपनी जरूरी चीजों को या जरूरी उद्योगों को खोल सकते हैं, क्या हम उतना रिस्क ले सकते हैं? जाहिर है सरकारों ने फैसला लिया है तो एक्सपर्ट से बात करके ही लिया होगा, उनके असेसमेंट से ही लिया होगा, क्या वो इतना है सर? देखिए, जो भारत सरकार ने फैसला लिया हुआ है इसमें कई चीजों का सम्मिश्रण है, क्योंकि केवल हम कोरोना के नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे दोबारा लॉकडाउन को हमने बोला कि हम बढ़ा रहे हैं, उस दिन बांद्रा में घटनाएं हुई, सूरत में अंदर घटनाएं हुई, तो जो आम जनता, जो गरीब जनता है, जो मजदूर जनता है, उनको शायद उस तरह की चीजें शायद न मिल पा रही हैं, और वो सारी चीजों को देखते हुए प्लस जो हम केसेस कर रहे हैं, हम ये मैं नहीं कर, देखिए ये जो एपिडेमियोलॉजी अगर हम किसी भी डिजीज की देखते हैं, जो पेंडेमिक डिजीज होती है, तो वो आप ये मान के चलिए कि ये आपके किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर वो बीमारी काफी समय तक रहेगी। तो हम अपना इकोनॉमिक लॉकडाउन उतने लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, ये फिजिबल नहीं है जी। शायद इसीलिए जो हर चीजों को देखते हुए, मजदूरों को देखते हुए और बाकी सारे चीज इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को देखते हुए भारत सरकार ने सशर्त जो है जो कुछ आपको लगा के ये कम करने की कोशिश की है। तो लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमें अभी भी उस समय अगर सावधानी ना बरती तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, बेसिकली भारत सरकार ये देख रही है कि अभी जो हम शायद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर नहीं गए हैं और हम अभी अगर ये चीजों को कंट्रोल कर सकें तो ये जो सारी जो चीजें हम कवायदे कर रहे हैं कि हम थोड़ी सशर्त जो लॉकडाउन को कम कर रहे हैं वो किया जा सके। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री ने कहा बहुत ही छोटा सर, एक कमी आएगी। एक प्रश्न डॉक्टर अंकित, फिर हम दूसरे मेहमानों की तरफ रुख करना चाहते हैं बहुत संक्षेप में। जो आप कह रहे हैं ग्रोथ वाली बात, क्या हम ये माने कि अब लोकल ट्रांसमिशन या कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा टल गया है? अब तक नहीं हुआ है, आईसीएमआर ये कह रहा है कि अब तक किसी तरह का लोकल ट्रांसमिशन नहीं है और कोई कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, क्या ये खतरा पूरी तरह से टल गया है या फिर ये अभी बरकरार है? देखिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा जो है वो हम जब तक चाहे अभी कह रहे हैं, अभी तक तो बिल्कुल टला हुआ है। ये अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ये अभी तक जो है ये कम्युनिटी के अंदर नहीं फैला है, क्योंकि हमने लॉकडाउन कर दिया हुआ है। अब यही चीजें हैं, हम लोग जो कर्व जो है वो अगर फ्लैटन होता है और नीचे जाना स्टार्ट करता है, अगर 3 मई तक हम इस चीज को कर पाते हैं तो मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय में भी हम कुछ जो इम्पोर्टेंट जो चीजों को कंट्रोल करते हुए इस बीमारी को एक जगह पे रोका जा सकता है और इसको एक्सपोनेंशियल होने से भी रोका जा सकता है। हम दोबारा आपका रुख करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और विनीत शुक्ला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम थोड़ा सा पॉलिटिकल नजरिया और उत्तर प्रदेश में जो डिसीजंस हो रहे हैं इन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या राय है, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं सर, फिर हम डॉक्टर गर्ग और अंकित जी आपके पास आएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, एक तो ओवरऑल क्या अब तक सोच बनी है कांग्रेस पार्टी की इस पूरे कोरोना वायरस को लेकर? हम लोग लॉकडाउन 2 के पीरियड में हैं, ये जो आंकड़ा है 14,000 के पार का, आपको क्या लगता है कि ये स्थिर हो गया है, रुक गया है, खतरा टल गया है, नहीं टल गया है, चुनौती बाकी है? इस पर जरूर अपनी राय रखिए। दूसरा, लॉकडाउन 2 के बाद ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे चीजों को खोलने की एक कवायद शुरू हो रही है, जिस पर सरकार और तमाम विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है, हम उन्हीं चीजों को खोल रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सही है, ये करना चाहिए, और अगर ये नहीं किया जाएगा तो दूसरे तरह के खतरे पैदा हो जाएंगे? राजीव भाई, 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। नंबर 1,
हमने लॉकडाउन 1 का भी पूरी तरीके से समर्थन किया था, हम लॉकडाउन 2 का भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं जी। सरकार जो भी निर्णय कर रही है, हम सरकार के निर्णयों के साथ में हैं, बगैर किसी बट के। हम सरकार को अपने सुझाव भी दे रहे हैं, हम सरकार की कमियां भी बता रहे हैं, लेकिन हमारा सरकार को कमियां बताने का नजरिया राजनीतिक बिल्कुल नहीं है, सजेस्टिव है। आप हमारे सुझाव लेना चाहते हैं, अच्छी बात है, और सुझाव नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन हम अपने हिसाब से आपको सुझाव भी देते रहेंगे, आपकी कमियां भी बताते रहेंगे। ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखें इस चीज को कि ये जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे इसके भी और ये भी, ये हम लोग पढ़ बहुत रहे हैं, लेकिन जो साधारण आदमी है, साधारण आदमियों की समझ में बात क्या आती है कि आज से 25 दिन पहले 25 थे और आज 2500 हैं। अब इस चीज को देखने वाली बात है, आम जनमानस इससे भयभीत। अभी मैं आप ही की जिस समय मैं आप सारी बातें सुन रहा था तो मैं वॉक भी कर रहा था, तो मेरे बगल में जो सज्जन थे वो बोल रहे थे कि साहब हम बहुत डर गए हैं। तो शायद हो सकता है आपने सुना भी हो, तो मैंने कहा नहीं डरिए नहीं, इस वक्त चीजें अब कंट्रोल में आ रही हैं जी। मसले यहाँ पर क्या है, मसले आपको देखने पड़ेंगे दो, टेक्निकल बातें टेक्निकल लोग जाने। ठीक है। आम जनता जो है, आम किसान, मजदूर, गरीब, वो आम भाषा समझता है। आम भाषा में आज की डेट में रोग बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और हम उससे चिंतित बिल्कुल नहीं है। हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, लेकिन कुछ निश्चित कमियां की जा रही हैं। जैसे वो कमियां क्या है कि जो पीपीई किट है उसकी घनघोर कमी है, जिसकी वजह से चाहे पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सरकार किसी की हो, पंजाब में हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, ठीक है, तो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ हमारे सुरक्षा कर्मी भी आज की डेट में निशाने पर है। आज आपने देखा होगा पंजाब पुलिस का एक एसपी मारा गया है, एसीपी की मृत्यु हुई है जी जी, ठीक है ना। तो अगर उनके पास वही डॉक्टरों वाली पीपीई किट होती तो आज की डेट में ये चीजें नहीं हो सकती थी, वो बचते। तो आप ये जो संक्रमण है, संक्रमण को फ्रंट लाइन जो योद्धा हैं हमारे स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स और हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उसके बाद पुलिस और हमारे सफाई कर्मी, इन तीनों को अगर हम पूरा 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए सोचनीय विषय है, क्योंकि ये फ्रंट लाइन योद्धा अभी तो हमारी सारी चीजों में, सामाजिक सेवा में, देशभक्ति में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये एक बार डर गए या एक बार इनका ये थक गए तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी आपदा और बहुत बड़े संकट का हमको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ट्रेंड स्टाफ है यही 3 लोग हैं, बाकी हम और आप तो गाल बजा सकते हैं जी। तो इसलिए इनका मनोबल ऊंचा रहे, उसके लिए इनको पूरी तरीके से इक्विप्ड किया जाना जरूरी है। अब उसमें क्या आती है बात, आप आ जाइए पीपीई किट पर। पीपीई किट की घनघोर कमी, और जो हमने पहले कमी जो कमी दूर करने के लिए हमने जो चाइना से पीपीई किट मंगाई 1.5 लाख, उसमें से 50,000 रिजेक्ट हो गई। और चाइना के एम्बेसडर ने कितनी बेशर्मी से कहा, मैं इस्तेमाल शब्द कर रहा हूं, बेशर्मी से कहा कि साहब ये तो कारखाने में आपको देखना चाहिए था कि वो पीपीई किट काम की है या नहीं है, हमने तो भेज दी, अब आपकी इच्छा है क्या कीजिए। ठीक है। दूसरी बात, सरकार, अब यहीं पर सरकार की तैयारियों की बात आती है कि अगर तैयारियां पहले से ठीक उचित तरीके से की गई तो पीपीई किट की कमी नहीं होती हमारे पास। दूसरा आप आ जाइए रैपिड टेस्टिंग किट्स पर। रैपिड टेस्टिंग किट्स की स्थिति ये है कि हर बार कंसाइनमेंट जो है, पिछले हम 15 दिन से लगातार सुन रहे हैं कि 3-3 दिन डिले हो रहा है। कल शायद एक कंसाइनमेंट लैंड किया है 6.5 लाख किट्स का, ठीक है ना। तो आप एक चीज समझिए, 130 करोड़ का देश है, 130 करोड़ के देश में आईसीएमआर का और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि 9 से 11,000 पर लाख टेस्टिंग होनी चाहिए, और हमारे यहाँ टेस्टिंग कितनी हो रही है, 100 से भी नीचे पर लाख, ठीक है ना। 1 लाख में 100 से भी नीचे टेस्टिंग हो रही है। तो हमारे यहाँ बीमारी का क्या डायनेमिक्स है ये हम अभी नहीं जान पा रहे। हमारा बड़ा स्पष्ट है कि जैसे कल राहुल जी ने भी कहा कि टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए हम लड़ लेंगे उससे, हम जीतेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो क्या नाम विरोधी है, हमारा ये जो महादानव है, ये कहाँ खड़ा हुआ है। ठीक, तो दो तरफ सुरेंद्र जी, 2 तरफ, एक तो आपने पीपीई किट की कमी बताई, रैपिड टेस्ट किट को लेकर आपने जो अपनी शंका है उसको रखा, कोई और कमी आप बताना चाहते हैं तो बताएं, फिर हम एक बार विनीत जी को जरा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और आपके सवालों से जोड़ें।
जी, और मैं विनीत जी से भी अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि कृपया इसको राजनीतिक विरोध मत समझिएगा, इसको सकारात्मक सुझाव की तरीके से लीजिएगा। ठीक है सर, हम तीसरी बात आप आ जाती, हाँ अच्छा बोलिए, आप बोल दीजिए, एक साथ बोल दीजिए। जी जी, तीसरी बात आ जाती है, इन दो के बाद आती है तीसरी। इस वक्त लॉकडाउन 1 तक तो मजदूर ने हमारे देश के इंतजार किया, लॉकडाउन 2 में मजदूर को हमारे सोशल अनरेस्ट हो रहा है। बंबई की घटना, सूरत की घटना, दिल्ली की घटना और ऐसी तमाम घटनाएं इस वक्त बढ़ती जा रही हैं। तो सोशल अनरेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि मजदूर का कारखाना नहीं खुला है और मजदूर को पैसा नहीं मिला है। जो रजिस्टर्ड लेबर है उसको पैसा मिला है, 1000 रुपए मिला है, महाराष्ट्र की सरकार ने 2000 रुपए दिया है, पंजाब की सरकार ने 2000 रुपए दिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1000 रुपए दिया है। तमाम सरकारों ने अपने हिसाब से रजिस्टर्ड लेबर को दिया है। लेकिन 37% जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है हमारी, जो आज की डेट में जहां है वहीं खड़ी है, उसके लिए हम बिल्कुल उतना नहीं कर पा रहे हैं जितनी की वो मुस्तहक है, जितनी की वो हकदार है, जिसकी जरूरत है। 3 चीजें आपने रखी सर, तुरंत जवाब लेते हैं और फिर आपने बोल दीजिए, हाँ बोल दीजिए। चौथी और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस कोविड की लड़ाई को आप टॉप टू बॉटम नहीं लड़ सकते हैं, दिल्ली से जिले तक नहीं लड़ सकते हैं। इस कोविड की लड़ाई को जिले से दिल्ली की तरफ लड़ा जाएगा, यानी बॉटम टू टॉप लड़ेंगे आप। इसमें इकाई दिल्ली नहीं होनी चाहिए, इकाई जिला होना चाहिए। और आज की डेट में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि भाषण भी श्री मोदी जी दे रहे हैं और राशन भी श्री मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन जबकि भाषण नरेंद्र मोदी जी दें हमें मंजूर, लेकिन राशन और बाकी चीजें जिले के कलेक्टर को देना होगा। वैलिड पॉइंट सुरेंद्र जी, एकदम वैलिड पॉइंट है, गंभीरता से आपने रखे, हम जवाब लेंगे। और कुछ पॉइंट्स आपने ऐसे उठाए हैं जिसमें जो हमारे बहुत ही सम्मानित जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, हम उनकी भी राय लेना चाहते हैं। लेकिन पहले डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर अंकित, हम एक बार विनीत जी को जोड़ लें और उसके बाद सर तुरंत हम आप लोगों का रुख कर रहे हैं। काफी गंभीर संवाद हो रहा है, होना भी चाहिए, तमाम राजनीतिक चीजों को दूर रखकर। विनीत जी, ये देखिए, पहले तो जो आप कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि लगातार आज भी मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ बैठक की है। श्रमिक वर्ग को फोकस करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रमिकों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल मुख्यमंत्री ने कम्युनिटी किचन का एक जायजा लिया था और ये निर्देश दिए थे कि किसी भी कीमत पर ये जो खाना सर्व किया जा रहा है, दिया जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम सब जान रहे हैं कि चुनौती बहुत बड़ी है। ये जो 3-4 चीजें हैं और उसमें सरकार का जो फैसला है कि हम 20 तारीख से सशर्त और सिलेक्टिव कुछ इंडस्ट्री जो उत्पादन से जुड़ी है उसे खोलेंगे, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश में मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जाहिर है केंद्र के एक्सपर्ट से आप लोग जरूर एडवाइस कर रहे होंगे, वो आपको दे रहे होंगे। एक क्या ओवरव्यू तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को। विनीत जी बोलिए। देखिए राजीव जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माननीय योगी जी लगातार चाहे वो श्रमिकों के विषय में हो या किसान हो या हमारे आम नागरिक, सभी की चिंता लगातार हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार उस पे जो है नजर बनाए हुए हैं, डे टू डे उसकी जो है मॉनिटरिंग हो रही है। चाहे वो खाद्यान्न को लेकर के हो, कोई भंडार की कमी नहीं है, लगातार लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। कम्युनिटी किचन के द्वारा भोजन व्यवस्था कराना, हमारे लोकल जहाँ जहाँ के जो सांसद हैं वो अपने माध्यम से, संगठन हमारा अलग काम कर रहा है, एनजीओ अलग काम कर रहा है। जन भागीदारी इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो पॉजिटिव जो भी सुझाव किसी भी चाहे दल के हों या किसी भी व्यक्ति के हों, उसको बिल्कुल सरकार ध्यान में रखती है और उस पर काम कर रही है। रह गई बात जहाँ तक कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि पीपीई किट के विषय में, पीपीई किट की ऐसी कोई अभी दिक्कत नहीं है। और एम्स के हमारे जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं उन्होंने भी बताया है कि जो लोकल ट्रांसमिशन का था वो अभी लॉकडाउन की वजह से, जिस तरीके से मोदी जी ने लॉकडाउन समय रहते कर लिया जी, उसकी वजह से आज बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है। ये सबसे बड़ी सफलता है। और रह गई बात है कि लगातार हमको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। ये बात हर व्यक्ति को समझना चाहिए। लेकिन
क्या कुछ ये जो जमाती लोग हैं, जो इन जमातियों की वजह से थोड़ी सी दिक्कत जो पैदा हो गई है, आप देख रहे हैं जितने भी मामले मिल रहे हैं उन सब मामलों में कहीं न कहीं पर जमातियों का परसेंटेज ज्यादा है। इन लोगों की वजह से दिक्कत हो गई है। हॉट स्पॉट एरिया में डोर टू डोर चेकिंग हो रही है, उनको हर साधन हर सामान की व्यवस्था हमारी सरकार लगातार कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपनी उदंता करते रहते हैं। कई घटनाएं हुई हैं, चाहे वो मुरादाबाद की हो, बरेली की हो या अन्य जगह हो। हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि इस समय इस महामारी से सबको लड़ना है। इस महामारी से लड़ने के लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और लॉकडाउन का पालन करना है। सभी को ये ध्यान में रखते हुए कि सरकार सबके लिए कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार 23 करोड़ जनता के लिए है, 23 करोड़ जनता के एक एक व्यक्ति के लिए है, उसके लिए काम कर रही है। और चाहे वो राशन की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो या श्रमिकों की व्यवस्था हो। अब एक तो और सवाल विनीत जी, जो भी खोलने की बात कही गई राजीव जी, हाँ, उसी पर हम आना चाह रहे थे कि किस असेसमेंट के बाद ये चीज तय की गई है। हाँ, बोलिए विनीत जी, बोलिए, आप ही की बारी है, बोलिए। जी, जो भी प्रतिष्ठान या जो दुकानें खोलने के लिए बोला गया है वो सशर्त बोला गया है। उनके कुछ नियम बनाए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, उसी के अनुसार ये कुछ दुकानें जो खुली हैं या जो और चीजें खुलनी है या ऑफिस है गवर्नमेंट के जो चल रहे हैं, और चाहे शिक्षण का मामला हो, शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षा की बात की गई है, उस पर काम तेजी से हो रहा है। 30 तारीख से जो भी चीजें खोली जाएंगी वो सशर्त खोली जाएंगी, उनकी गाइडलाइन हम बता ही रहे हैं पहले से कि वो कंडीशनल है, यानी एहतियात और शर्तों के साथ। वो भी उत्पादन इकाइयों को अब तक जो जानकारी मिली है, 11 उद्योगों को जो उत्पादन से जुड़े हैं उन्हें अनुमति है, वहां स्क्रीनिंग कराई जाएगी, सारे एहतियात बरते जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बरतने को कहा गया, ये सारी चीजें। लेकिन एक सवाल जो यहां पर सुरेंद्र राजपूत जी ने उठाया, जिस पर आज थोड़ा सियासत गरमाई हुई है, हमें ये बताइए कि सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि एक सोशल अनरेस्ट हो रहा है। लॉकडाउन 1 तक तो ठीक था, लेकिन लॉकडाउन 2 में एक सोशल अनरेस्ट है और वो अलग अलग घटनाओं के जरिए विनीत शुक्ला जी सामने भी आया है। एक तरह के अनरेस्ट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया, राजस्थान के कोटा से बच्चों को उत्तर प्रदेश बुलाने का, ऐसे बच्चे जो उत्तर प्रदेश के हैं। अब बिहार की सरकार ने इस पर निशाना साधा है, निशाना ही नहीं साधा है, उन्होंने आलोचना की है, केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कोटा से बच्चों को उत्तर प्रदेश में ला सकती है तो वो मजदूरों की या कामगारों की चिंता क्यों नहीं कर रही है? क्या ऐसा कोई मॉडल विनीत शुक्ला जी मजदूरों के लिए या कामगारों के लिए भी सरकार अपनाएगी? इस पर अपनी राय दीजिए। जी राजीव जी, देखिए, उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल की सराहना पूरे देश में हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और राज्यों ने अपनाया भी है। इस तरीके से श्रमिकों के लिए लोगों ने, जैसे दिल्ली में जो घटना घटी दिल्ली में, दिल्ली के लोगों ने अनाउंस करके उनको ला करके आनंद विहार बस अड्डे पे छोड़ दिया। वही हाल मुंबई में हुआ है। षड्यंत्र के जरिए जिस तरीके से जो विनय दुबे नाम का व्यक्ति था, जिस भी संगठन से, चाहे एनसीपी से जुड़ा या कांग्रेस से जुड़ा, ये इससे सुरेंद्र जी क्या बताएंगे कि उन लोगों ने किस तरीके से उसको षड्यंत्र के तहत उन लोगों को उकसा दिया। लोगों के हाथ में ना सामान था। जब जानते हैं कि बांद्रा से कोई ट्रेन बाहर विनीत जी फिर बात, विनीत जी सुनिए प्लीज। देखिए विनीत जी, फिर बात पूरी उस घटना पर चली जाएगी, वो आरोप प्रत्यारोप की शक्ल ले लेगी। हम देखिए, आज का सवाल महत्वपूर्ण सवाल है कि एक सोशल अनरेस्ट की बात सुरेंद्र जी ने कही, वो अनरेस्ट अलग अलग घटनाओं में दिख रहा है, वो कोई जिम्मेवारी हो, अगर वो आपराधिक है उस पर कानून के तहत कार्रवाई हो। लेकिन हमें ये बताइए, महत्वपूर्ण बात को आप छोड़ रहे हैं, हमें ये बताइए कि जो कोटा का मॉडल है, कोटा में जिस तरह से बसों को भेजकर बच्चों को लाने की एक व्यवस्था की गई है एहतियात के साथ, अब तक जो जानकारी है, क्या वैसा ही मॉडल मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए भी अपनाया जाएगा या जा रहा है? कोई प्लानिंग है या नहीं है सर, इसकी जानकारी दीजिए। अपनाया जाएगा, नहीं जा रहा है। अच्छा, कहां से अपनाया जाएगा, नहीं जा रहा है। और श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार में हो रही है वो सराहनीय है। आप देखिए, योगी जी का ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो मॉडल है, ये सब जगह पर आपको
लोग सराहना कर रहे हैं उसकी। नहीं, लोग राजस्थान में जिस तरीके से भीलवाड़ा का जो है फर्जी तरीके से उन लोगों ने करने की जो वहाँ की पंच सरपंच थी उसकी तत्परता को जिस तरीके से उसने बताया वहां पे कोरोना को, और उसका जो है श्रेय लेने का कांग्रेस ने काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने आप देख लीजिए 20 से 22 घंटे लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देश इतनी बड़ी चुनौती से मुक्त हो जाए, कोरोना पर हम विजय हासिल कर ले, कोई भी श्रेय ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें एक स्पेसिफिक हमें बताइए ना सर, प्रश्न लीजिए और स्पेसिफिक आंसर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ मुंबई में, खास तौर से मुंबई में या फिर गुजरात के सूरत में, अहमदाबाद में, ऐसे पूना में जो उत्तर प्रदेश के कामगार या मजदूर वर्ग के लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनको वहां से लाने के लिए किसी तरह की किसी व्यवस्था पर कोई विचार, कोई चिंतन हो रहा है? देखिए राजीव जी, अभी जो जहां है उनको वहां पे हर राज्य के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वो लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं और सभी राज्यों की सरकारों से सबसे निवेदन किया गया है, सबको चिट्ठी लिखी गई है कि जो वहां पे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, चाहे वो किराए पे रह रहे हैं या जैसे भी रह रहे हैं, उनसे किराया न लिया जाए। अभी तक लोगों से रिक्वेस्ट भी की गई। वो ठीक है, अभी तक उनको लाने के लिए हम सिर्फ इतना, आप जो कह रहे हैं सही है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तक उनको लाने के लिए कोई इस तरह का प्रपोजल, कोई अभी प्रावधान नहीं है ना? अभी नहीं है फिलहाल। नहीं, अभी राजीव जी आप बताइए, इस तरीके से जो जहाँ पे है उसको जब लॉकडाउन किया गया है तो जो जहाँ पे है उसकी वहाँ पे व्यवस्था की गई है। अरे भाई, राशन की व्यवस्था हो चाहे पैसे की व्यवस्था हो, उनके खातों में भाई ये प्रश्न इसलिए विनीत जी ये प्रश्न इसलिए आ रहा है क्योंकि राजस्थान के कोटा से आपने एक व्यवस्था की है, वहां छोटी मोटी संख्या में नहीं, 300 बसों को आपने भेजा है। इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप और भी जगहों में जो इस तरह से सोशल अनरेस्ट में लोग फंसे हैं, परेशान हैं, उनको लाने के लिए कोई इंतजाम है या नहीं है? एक मॉडल दूसरी जगह लागू हो सकता है या नहीं हो सकता? हम सिर्फ ये बात पूछ रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ राजीव जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि कोई अनरेस्ट नहीं है। अगर ये राजनीतिक दल उनको उकसाए ना, लोगों को सुविधा दें, खाना दें, जब राज्यों हर राज्यों को निर्देशित किया गया, जब विनीत जी ठीक, अब हमें इससे कनेक्टेड एक सवाल, इससे कनेक्टेड एक सवाल बहुत जल्दी हमें सुरेंद्र जी से लेने दीजिए, फिर हम एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं। विनीत जी इससे कनेक्टेड एक सवाल हमें सुरेंद्र जी से लेने दीजिए, फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहते हैं इन महत्वपूर्ण सवालों पर। सुरेंद्र जी, एक सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं, हमें बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यवस्था की तो जाहिर है कि राजस्थान की सरकार की एक सहमति रही होगी, क्योंकि कोटा राजस्थान के परिक्षेत्र का हिस्सा है। क्या इसी तरह की कोई व्यवस्था या अनुमति कांग्रेस की सरकार इस मॉडल पे चल के मुंबई या अहमदाबाद, दूसरे प्रदेशों से वहां के कामगार या वहां जो भी ऐसे लोग फंसे हों जो आना चाहते हैं, वो मॉडल कोई अपना रही है या नहीं अपना रही है? इस कोटा वाले मॉडल को क्या आप वेलकम करते हैं या नहीं करते हैं? क्या इसे आप अप्रिशिएट करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है? देखिए राजीव भाई, फिर वही चीज आ गई। मैं तो बड़ी मतलब इसको कहा जाए, मैंने तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अलग रख करके बात की थी, लेकिन आदरणीय विनीत जी सिर्फ चूंकि इनके पास ना आंकड़े हैं ना इनके पास जवाब है, तो इसलिए राजनीतिक तू में पड़ गए और इन्होंने कहा कि भीलवाड़ा का मॉडल फर्जी है, फलानी चीज फर्जी है, ढिमकानी चीज फर्जी है। अरे भाई, फर्जी है तब भी केंद्र सरकार जिम्मेवार है, सही है तब भी केंद्र सरकार जिम्मेवार है। जाइए इस्तीफा मांगिए नरेंद्र मोदी से। आप, हम तो कह रहे हैं कि सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय कमियां निकालने का समय नहीं है। आप जो ये जो विनय दुबे की बात है, तो मैं इनको खाली इतना बता दूं, वो आपदा प्रबंधन के पेंडेमिक एक्ट के अंदर उस चलते उसको 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात है, उस सोशल अनरेस्ट को बांधा के अगर किसी ने एड्रेस किया तो उसकी बिल्कुल बगल में वो बैठा हुआ था, क्या नाम था इनका, सांसद गोरखपुर वाला रवि किशन, वो तो घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन हमारे एमएलए बाबा सिद्दीकी और निशान सिद्दीकी ने जाकर के वो मामला संभाला। खैर, ये सारी राजनीतिक बातें, राजनीतिक बातों से मैं कोई वो नहीं रखता। एमएलए ने ही तो बताया था उन लोगों को। अरे एक मिनट, आप चुप रह करके विनीत जी, चुप रह करके बात सुनना सीखिए, रहिए, राजनीतिक टूटू में मत कीजिए। तो और भी अच्छे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, राजनीतिक टूटू में करने के लिए और बहुत भी अच्छे हैं। राजीव रंजन जी की कम से कम बहस में ठीक रहिए। ठीक, बोलिए। मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूँ, कोटा के मॉडल को आप और जगह पे अपनाएं या ना अपनाएं, ये केंद्र सरकार के ऊपर है। कोटा का मॉडल एक बड़ा अलग सा मॉडल है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश में सारे राज्यों से अनुरोध किया है कि कोटा में बच्चे हैं
हैं वो 17 साल से नीचे के बच्चे हैं, हाई स्कूल पास बच्चे हैं वो। हाई स्कूल पास बच्चों को और मजदूरों को जो मैच्योर लोग हैं 25 साल से ऊपर के हैं 40, उनको एक साथ नहीं मिलाया जा सकता है राजीव भाई। 17 साल के बच्चों को अपने माँ बाप से अलग आप नहीं रख सकते, वो अपनी बहुत सी चीजें अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए गहलोत सरकार ने, गहलोत साहब ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की थी कि भाई जो 17 साल से नीचे के बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, फिटजी में पढ़ रहे हैं या किसी और जगह पे पढ़ रहे हैं, 9वीं 10वीं करने के बाद हैं, ये 16-17 साल, इनको अपने घर इनके माँ बाप के पास, माँ बाप को सौंपना, माइनर है ये लोग, इनको सौंपना आवश्यक है। तो उनको सारी सुविधाओं के वहां पर स्क्रीनिंग की जा रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा इस समय क्या नाम ये आदित्यनाथ योगी जी को कि उन्होंने जो है तुरंत त्वरित रूप से कार्रवाई की छोटे बच्चों के लिए, और करनी चाहिए। हर राज्य के अभिभावक मुख्यमंत्री का ये प्रथम कर्तव्य होता है। क्या नाम अशोक गहलोत साहब ने कहा, योगी जी ने माना, ये बहुत अच्छा काम किया क्योंकि वो बच्चे माइनर हैं। लेकिन जो मजदूर हैं, मजदूरों को एड्रेस करना केंद्र सरकार का काम है। मजदूरों को लॉकडाउन में आप घर भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं, ये डिसाइड करना ये केंद्र सरकार का काम है। नरेंद्र मोदी की सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि सूरत में लगभग 15 लाख मजदूर फंसे हुए हैं, आप वहां कारखाने चलाना चाहते हैं या उनको घर भेजना चाहते हैं। क्या नाम बंबई में लगभग 10 लाख मजदूर फंसे हुए हैं। इसी तरीके से तमाम इंडस्ट्रियल शहरों में, दिल्ली में, नोएडा में लाखों मजदूर फंसे हुए हैं, आप उनको घर भेजना चाहते हैं या उनको आप कहीं और करना चाहते हैं, ये बात तय करनी पड़ेगी केंद्र सरकार को। बच्चों से, माइनर से इन लोगों का मुकाबला नहीं किया। सुरेंद्र जी, तुरंत हम चाहते हैं कि जवाब, बिल्कुल सही जवाब विनीत जी दे दें इस बात पर। विनीत जी आंसर करिए अगर कुछ करना चाहते हैं सुरेंद्र जी की बात का, प्लीज बोलिए। जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, बच्चों की बात को लेकर के कह रहे हैं कि बच्चों का उन्होंने जब चिट्ठी लिखी गहलोत जी ने, तो उसी के साथ जब योगी जी ने छोटे बच्चों को लाने के लिए बसों को व्यवस्था की। रह गई बात श्रमिकों की, फंसे हुए की बात नहीं करनी चाहिए। जो जहां गए हैं वो लोग अपने नौकरी के लिए गए थे, वहां पे चाहे वो लेबर का काम करने गए, चाहे फैक्ट्री में काम करने के लिए गए, जो जहां गए हैं वो कहीं फंसे नहीं, वो अपने काम के लिए। आदरणीय विनीत जी, आपको जानकारी नहीं है, 23 लाख मजदूर रास्ते में फंसे हुए हैं, वो अपनी जगह पर नहीं है, समझिए इस बात को। शेल्टर होम में है वो लोग जो है नोएडा में नहीं है, वो लोग गजरौला में है, वो लोग मुरादाबाद में है, वो लोग संभल में है, वो सूरत और क्या नाम राजस्थान के बीच में है। 23 लाख लोग कहते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार कह रही है। उनको वहीं पे व्यवस्था दी जा रही कि नहीं दी जा रही। अच्छा सुरेंद्र जी, अब एक मिनट सुन लेते हैं, सुरेंद्र जी सुन लेते हैं, विनीत जी की बात सुन लेते हैं, फिर समय बचेगा तो जरूर आंसर करेगा। सुरेंद्र जी एक बार सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, प्लीज बोलिए विनीत जी, बोलिए। देखिए राजीव जी, जो जहां पे है, जहां पे भी रखा गया है या जहां पे भी है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। तमाम लोग अभी आप देखिए क्या हॉस्पिटलों से निकल करके आ रहे हैं, जो इलाज करा करके, वो लोग तारीफ कर रहे हैं कि सरकार किस तरीके से व्यवस्था कर रही है हमारी। और रही बात आंकड़े की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, आज इलाज के लिए विशिष्ट अस्पताल 1919 करीब जो है कोरोना के लिए हॉस्पिटल बनाया गया। 1,73,000 से अधिक आइसोलेशन बेड है, आईसीयू के बेड 21,806 है, जांच लैब 263 है, और 3,19,000 करीब टेस्ट हुए हैं। ठीक है, मास्क वितरित करने की बात है, 2 करोड़। ठीक, विनीत जी ठीक, ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार रखती है, प्राइम न्यूज लगातार दिखाता है। ठीक, अब हम जरा एक बार एक्सपर्ट से फिर जुड़ लें, तो मैं एक बार तो मैं इनको आंकड़े लिख के भेजूं, मैं आंकड़े इनको बताऊं। ठीक है, उनको भेज दीजिएगा, लेकिन एक बार अब हम जरा एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। डॉक्टर गर्ग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, डॉक्टर अंकित सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर गर्ग, 2-3 चीजें, ये तो सही है कि ये खबरें आती रहीं कि पीपीई किट की कमी है, ऑर्डर्स दिए गए, कुछ आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, जो आई हैं उनकी गुणवत्ता सही नहीं है, ये भी खबरें लगातार आई। जो रैपिड टेस्ट किट है उसको लेकर भी एक स्थिति बनी रही कि कहाँ लगातार गया, लेकिन वो कितना उपयोग में आ रही है, नहीं आ रही है। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये बनी है कि पंजाब पुलिस के जिन एसीपी की मृत्यु हुई है उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो प्लाज्मा थेरेपी को अपने ऊपर टेस्ट कराएंगे, लेकिन उससे पहले ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी कि वो काल के गाल में समा गए। एक जो सजेशन अभी यहाँ पर डॉक्टर गर्ग सुरेंद्र जी ने रखा कि ये टॉप टू बॉटम ना होकर बॉटम टू टॉप होना चाहिए, क्या ये व्यवहारिकता में आ रहा है? क्या ये सही मॉडल है?
हम देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी जगह हैं उन पर ही संभवतः ज्यादा फोकस है। बाकी उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था देखी है कि 2-3 जिलों को जोड़कर एक स्पॉट बनाया गया है कि मरीज यहां से वहां तक ट्रांसफर होंगे और वो उस जगह पर जाकर रहेंगे। तो पीपीई का सवाल क्या वो दूर कर लिया गया है? रैपिड टेस्ट किट क्या उसकी तैयारी इतनी हो गई है कि आने वाले 24-48 घंटों में हम उससे टेस्ट कर पाएं और टेस्टिंग का आंकड़ा बढ़ा पाएं? और ये जो टॉप टू बॉटम वाली बात है, इससे आप कितना सहमत हैं डॉक्टर गर्ग? देखिए, कुछ पॉइंट्स मेडिकल साइंस के बिहाफ पे हमें क्लैरिफिकेशन करना होगा जी। जो कोविड वायरस का जो इन्फेक्शन है उसका हमारे पास अभी तक डेफिनेटिव क्योर नहीं है। जैसे हम बाकी डिजीज का बात करते हैं, बोलते हैं कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं। तो कोविड वायरस का जो इन्फेक्शन है इसका हमारे पास डेफिनेटिव क्योर, ऐसा कोई दवाई नहीं है कि होने के बाद हम दें और इसका तुरंत के तुरंत वो ठीक हो जाए, वो चीज तो हमारे पास नहीं है। इसीलिए मेडिकल साइंस, मेडिकल सर्टेनिटी का स्ट्रेस इसी पे रहता है कि हम जितना प्रिवेंट कर सकते हैं उसको प्रिवेंट किया जाए। और प्रिवेंशन के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और सारी जो चीजें मैथ वाली बातें हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ समझना होगा कि जो हमारे जो ट्रांसमिशन है इस वायरस इन्फेक्शन का, ये फोमाइट के थ्रू होता है। मतलब कि ड्रॉपलेट जो निकला है वो किसी पर टच हुआ, उसकी यहाँ से चला जाएगा। तो जब जहाँ पे कुछ केसेस मिलते हैं, अगर हम उनको आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट कर दें तो उसका ट्रांसमिशन अपने आप रुक ही जाएगा। और साथ में हमें जो हम बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की, जो कि लॉकडाउन के अंदर संभवतः पॉसिबल है, और जो कम्युनिटी है, जो पेशेंट्स हैं, जो कम्युनिटी के अंदर लोग हैं, वो उसको समझें कि किस तरह से फैलता है, उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे तो वो भी हमारे लिए बेहतर रहेगा। जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, जो हमारे पास इसकी कंफर्मेशन टेस्टिंग जो करनी होती है, वो हम जो पहले से टेस्ट चल रहे हैं हमारे आईसीएमआर ने जो लैब्स अप्रूव किए हुए हैं, जिसको हम RT-PCR बोलते हैं, दो ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट। जो एंटीबॉडी किट्स हैं वो हमें क्लस्टर के अंदर एपिडेमियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए होता है। उनका रिपोर्ट यूजली 4 से 5 दिन बाद पॉजिटिव आता है। उससे पहले उसको भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा RT-PCR से। तो RT-PCR ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है। अच्छा। और उसका जो कितने भी कॉन्टेक्ट आइडेंटिफिकेशन है और उनका टेस्टिंग है वो सुचारू रूप से चल रहा है उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो वो चलता रहेगा तो आई थिंक बेहतर रहेगा, और ग्राउंड लेवल पर तो करना ही होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक पीपी का सवाल है, जहां तक मेरी नॉलेज में है, मैं अपने सेंटर की बात करूं, हमारे पास इस तरह में सफिशिएंट पीपीई है अवेलेबल, और हमारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको सारा सामान मिल रहा है। अच्छा। जहां तक थेरेपी की बात आती है कि हम प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे हैं, अभी आईसीएमआर ने इसको एक्सपेरिमेंटल फेज में रखा हुआ है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि कहीं से हम खरीद सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी का मतलब ये रहता है कि जो मरीज इस इन्फेक्शन के होने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, उनके ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाता है जिसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज होते हैं। तो हमें कुछ ऐसे मरीज चाहिए होंगे जो पूरी तरह ठीक हो गए और हमारी कंट्रीज में हैं उसको, और उससे जो प्लाज्मा मिलता है उसको टेस्टिंग करना होता है, और फिर हम सिक पेशेंट्स को देख सकते हैं ताकि उनकी अंदर से इम्यूनिटी आ जाए। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज हमारे पास अभी जो पेशेंट्स ठीक होने शुरू है वो आएंगे, वो अपने आप आगे आएंगे कि वो देने को तैयार है, डोनेशन करने को तैयार है, फिर उनकी टेस्टिंग होगी। तो ये एक मोडालिटी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है जो कि यूज की जा सकती है। ठीक है डॉक्टर गर्ग, हम सिर्फ एक सवाल और उसके बाद हम अंकित जी की तरफ स्विच करेंगे। हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार या देश में और भी सरकारें इस तरह की जो व्यवस्था कर रही हैं कि कंडीशनल छूट ही सही, जरूरी उद्योगों को ही सही वो दी जा रही है, एक एक्सपर्ट के नाते इस स्टेज पर आपको क्या लगता है, वो सही है, वो गलत है? डॉक्टर गर्ग, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, अब उन्हें दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अंकित सिन्हा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंकित सिन्हा, पीपीई किट पर हम लोग लगातार बात कर चुके हैं, ये रैपिड टेस्ट किट है इस पर हम लोग लगातार बात कर चुके हैं आपके साथ। आज ये जो टॉप टू बॉटम की जगह बॉटम टू टॉप इस बीमारी को या इस वायरस को टैकल करना चाहिए, एक तो इस पर अपनी राय रखिए, और दूसरा ये जो मैंने पूछा कि ये कंडीशनल ही सही लेकिन जो छूट दी जा रही है ये कितनी फिजिबल होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आशंका बलवती होती जाए कि साहब ये सिचुएशन को और भी ज्यादा चैलेंजिंग बना दे? हाँ देखिए राजीव जी, अगर हमें जो केसेस को रोकना, बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है वो केसेस को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकना है जी।
उसके लिए जो सारी चीजें हम जो ये रैपिड टेस्ट पे जो है बहुत ज्यादा बहस जो चल रही है, हमें ये समझना पड़ेगा कि रैपिड टेस्ट जो होता है उसको अगर कोई पेशेंट आपको इन्फेक्शन अगर हुआ है तो आपके अंदर में वो एंटीबॉडी आने में 5 से 7 दिन लग सकते हैं। अच्छा। तो आप अगर हम किसी का अगर एंटीबॉडी टेस्ट कर लेते हैं किसी से, अगर हमने दूसरे दिन या तीसरे दिन ही सिम्टम आने के 7 दिन बाद है और हमने तीसरे दिन ही कर लिया तो उसका 99% चांस है वो नेगेटिव आएगा। और वो इसीलिए देखिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का जो करने का जो उद्देश्य यही है कि अगर किसी कंटेनमेंट एरिया में एक आदमी पॉजिटिव आया था, हम या क्या किसी एक एरिया को ले ले और हमें वहां जांच करनी है जहां पहले से कोई पॉजिटिव आ चुका है, और अगर हम जा रहे हैं 3 दिन या 5 दिन बाद और हम वहां पे लोगों को देख रहे हैं कि अगर इसको कोई सिम्टम है और उसका हमने चेक करके बता दिया कि इसमें एंटीबॉडी आ गई है, तो हो सकता है ऐसे इन्फेक्शन होके खत्म हो चुका है वो। अच्छा। ठीक है, ये बस उस जानने के लिए है, ये कभी भी पॉइंट ऑफ केयर के लिए नहीं है कि हमें कोई पेशेंट आया और हम उसकी ये जांच करके देख लें और बता दें इसे ये इन्फेक्शन है कि नहीं। ये इन्फेक्शन जांच करने के लिए नहीं है, ये बात हमें समझना पड़ेगा। और ये जितनी भी चीजें हो रही हैं हमें इसके पीछे नहीं भागना है। हमारा अभी भी जो है मेन जो आप जांच करने का जो तरीका है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो केवल RT-PCR है। कि एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो एपिडेमियोलॉजी बेस के लिए है, इसीलिए हमें इसे चीज पे बहस नहीं करनी चाहिए कि इसका क्या आ रही है, देर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। रही बात जांच करने की, जो आप बता रहे हैं कि हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, बेसिकली कि हम जो छोटी छोटी जगहों पे हैं, तो मेरे ख्याल से अब सरकारें ये उसी तरह पे जोड़ रही हैं। अगर जैसे मैंने देखा मेरी कॉलोनी के अंदर में, मेरी सोसाइटी के अंदर में कल एक टीम आई थी, 20 लोगों की टीम थी, वो सबके घर पे गए, सारे घर पे उन्होंने सारी चीजें पूछी आपसे एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। तो ये डाटा बनाया जा रहा है कि आपके घर पे कोई आया है, आपको कोई सिम्टम है कि नहीं है। तो ये धीमे धीमे सारी चीजें की जा रही हैं। जैसे कि हमने एक जगह पे कंटेन किया, आपको रोका हुआ है, हम वहां डाटा बना रहे हैं, तो ये धीमे धीमे ही करके हो पाएगी। और मैंने जैसे बहुत पहले भी कहा था कि भारत जो है एक बहुत विशाल देश है, ये 1.3 बिलियन लोग रहते हैं, तो उनको हम एक साथ सब कुछ नहीं किया जा सकता है। रही बात जो आपके दूसरा क्वेश्चन का है कि हम ये जो आंशिक रूप से जो कुछ छूटे दे रहे हैं, तो माननीय मोदी जी ने बहुत पहले दिन जब ये घोषित किया था तभी भी कहा था कि ये सशक्त है, उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। देखिए, अगर मैं आपसे एक बात सिंपल सी चीजें कहा जाए कि अगर अभी जैसे हम आटा खा रहे हैं, मिल रहा है, लेकिन अगर ये गेहूं जो अभी सारी गेहूं अभी फसल उगी हुई है और ये अगर नहीं आता है तो आने वाले 6 महीने बाद हमें इसकी कितनी कमी हो जाएगी। और ये लड़ाई केवल 2 महीने 3 महीने की नहीं है, ये लड़ाई 6 महीने साल भर की है, 1 साल 2 साल की लड़ाई है ये। तो इस लड़ाई के लिए हमें तैयार भी रहना पड़ेगा पूरी तरीके से। तो शायद ये जो आंशिक छूट दी जा रही है वो आगे आने वाले समय को देखते हुए भी इसकी तैयारी की जा रही है। और मेरे हिसाब से अगर इसे आप पूर्णतः जो सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए और मेंटेन और अपने हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये हमारे लिए लाभदायक ही होगा। लाभदायक ही होगा। यानी कुल मिलाकर एक रणनीति के तहत आप कह रहे हैं कि ये किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर सिन्हा, सुरेंद्र जी, लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। कुल मिलाकर जो दिशा है, जो प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लगता है तमाम एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं कि उसकी दिशा सही है। अब तक चीज़ें भारत के परिप्रेक्ष्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी एक कंट्रोल सिचुएशन में हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि खतरा खत्म हो गया हो या टल गया हो। जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें लगातार सावधानी भी बरतनी है। और सावधानी वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन का विशेष ख्याल रखें और लॉकडाउन का, सरकार के दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।